साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी के नई कहानी आंदोलन के सुप्रसिद्ध लेखक शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार की मूल संवेदना और पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम और नेट के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। 1932 में अल्मोड़ा जिले में जन्मे शेखर जोशी बेहतरीन कहानी लेखक हैं। पहाड़ी प्रदेश से संबंधित होने के कारण उनके कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन का संघर्ष और व्यथा पूरी संवेदनाओं के साथ मुखरित हुई है। जिस प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी कुछ ही कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार शेखर जोशी की दाजू कहानी और कोसी का घटवार कहानी मील का पत्थर साबित हुई है। कोसी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यदि कहानी संग्रह के रूप में देखा जाए तो कोसी का घटवार कहानी संग्रह 1958 में प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य कहानी संग्रहों में साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नारंगी बीमार है, डांगरी वाले, आदमी का डर, प्रतिनिधि कहानियां प्रमुख हैं। उनके द्वारा रचित अभी 2021 में उनका आत्मवृत छप करके आया है। इसका नाम है मेरा औलिया गांव। शेखर जोशी को महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से भी नवाजा गया है। उनकी कहानियों का अंग्रेजी, रूसी, चेक, पॉलिश और जापानी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। कोसी का घटवार कहानी ग्रामीण अंचल के अपूर्ण प्रेम की अद्वितीय दास्तान है। यह कहानी विशिष्ट इस रूप में है कि इस कहानी के दोनों पात्र लक्ष्मा और गोसाई अनुभव के धरातल पर गहरी संवेदना को दर्शाते हैं। हृदय पर चोट खाकर भी गहरे यथार्थवादी अर्थों में जीवन जीते हैं। जब ग्रामीण समाज के दायरे में रहकर प्रेमियों का प्रेम परवान नहीं चढ़ पाता और विवाह की कसौटी बुजुर्ग अपने हिसाब से जीवन मृत्यु और भरण पोषण की तराजू पर तोल कर तय करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्त्री और पुरुष का भावी जीवन कितना सुखमय बनता है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस कहानी के पात्र गोसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी को सांसारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है। बुजुर्गों की जिद से लक्ष्मा का विवाह फौजी गोसाई से इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि वे अनाथ है और फौजी होने के कारण उसके जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन लक्ष्मा का विवाह जिस राम सिंह से तय किया जाता है वह भी फौजी ही है, पर दलील यह दी गई कि संकट आया भी तो परिवार उसे संभाल लेगा। वास्तव में हमारे समाज का यही मनोविज्ञान है। विवाह भी इसी प्रकार तय किए जाते हैं। खाते पीते परिवार की दिखावटी भुरभुरी दीवार के सहारे स्त्री के वजूद को बांधकर समाज निश्चिंत हो जाता है। लक्ष्मा का पति राम सिंह फौज में मारा जाता है। इस स्थिति में समाज और परिवार के सदस्यों का मनोविज्ञान और भी जटिल हो जाता है। लक्ष्मा के जेठ जिठानी विधवा लक्ष्मा और उसके बच्चे को बोझ समझते हैं। लक्ष्मा को वे जमीन जायदाद की अवांछित दावेदार मानकर और उसे ताने देकर घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। यही है हमारे खाते पीते परिवारों का यथार्थ और जिसके दर्शन लक्ष्मा की दुर्दशा से अनायास ही हमें हो जाते हैं। लक्ष्मा अपने अधिकारों से वंचित होकर वापस मायके पहुंच जाती है, जहां धन संपत्ति के नाम पर अब कुछ नहीं बचा है। अब लक्ष्मा के सामने अपने बच्चे के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ पहली प्राथमिकता है। गोसाई भी फौज में 15 वर्ष की सेवा के पश्चात गांव में आकर कोसी नदी के किनारे गेहूं पीसने की घट पनचक्की लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। मायके आई लक्ष्मा और गोसाई की घट पनचक्की के कारण लक्ष्मा और गोसाई की अनायास ही आटा पिसवाने के क्रम में एक उदासीन सी भेंट होती है। जब लक्ष्मा और गोसाई का आपसी प्रेम परवान चढ़ा था, तब लक्ष्मा ने अपने गांव के देवता गंगनाथ जू की कसम खाकर कहा था कि गोसाई उसे जो कहेगा वो वही करेगी।
पर उसने किसी अन्य से विवाह स्वीकार कर लिया था। ये शायद उसका झूठ था या मजबूरी थी। इस आधार पर गोसाई को ये लगता है कि आज यदि लक्ष्मा का जीवन दर्दनाक है, तो शायद कहीं न कहीं गंगनाथ जू से खाई झूठी कसम और यह कहना कि गोसाई जो कहेगा वही मैं करूँगी और वो निभा नहीं पाए, शायद उसके जीवन में ये दर्दनाक स्थिति इसी रूप में आई है, इसीलिए आई है, तो उसको ऐसा लगता है। लक्ष्मा और गोसाई दोनों ही एक जटिल मनोवैज्ञानिक तनाव में जीवन जी रहे हैं। समाज के प्रति भी और अपने प्रति भी उनका आपसी प्रेम, अकेलेपन और संतरास का प्रतीक बन गया है। उनके समक्ष समाज की मर्यादा निभाने की चुनौती भी है और आपसी प्रेम की असहनीय पीड़ा भी है। उन्हें कसक पहुंचाती है ये पीड़ा। समाज की मर्यादा निभाने के बाद क्या आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है? प्रेम का वास मन के अंदर एक कोने में सदैव जिंदा रहता है। समाज की मर्यादा निभाने के बाद भी प्रेम प्रेम जीवित रहता है। गोसाई को लगता है कि लक्ष्मा ने गंगनाथ जी की कसम झूठी खाई थी, इसलिए उसे जीवन में इतना कष्ट झेलना पड़ा है। इस सोच में परंपरागत ग्रामीण परिवेश में ग्राम देवता की महत्ता और अंधविश्वास की भावना का दर्शन होता है। ग्रामीणों का अलग ही मनोविज्ञान रहा करता है, इसलिए कहानी के अंत में अपने बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मा को वह सलाह देता है कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए ना, तो गंगनाथ जी का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचकर रहना चाहिए। यह थी गोसाई की दलील लक्ष्मा को। अक्सर गांव में ग्राम देवता का रात भर जागरण करवाने और उन्हें पुजापा चढ़ाने की परंपरा हमें दृष्टिगोचर होती ही रहती है। गोसाई को लगता है मैं तो अकेला हूँ और अनाथ होने का दुख जानता हूँ। कहीं ये लड़का अर्थात लक्ष्मा का लड़का झूठ के प्रकोप से देवता का प्रकोप का भाजन ना बन जाए, उसके बच्चे पर कोई कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए उसके बच्चे के जीवन पर चिंता जाहिर करता है। इस गोसाई का यह कहना है लक्ष्मा के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। यह कथन कि पुजापा चढ़ा देना या जागरण करवा देना, वह उसका जीवन कष्ट में नहीं देखना चाहता। शेखर जोशी ने इस कहानी में सामाजिक परिवेश को कहीं भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है। सामाजिक गरिमा के साथ प्रेम की गरिमा का भी पूर्णतः निर्वाह किया है। यदि बंधनों को तोड़ना होता तो यह भी हो सकता था कि दोनों अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं, तो उनके एक हो जाने पर दोनों का जीवन समृद्ध हो जाएगा। परंतु समाज के बंधनों में जो मन का संसार और जीवन निर्मित हो जाता है, वह आसान रास्तों से होकर नहीं गुजरता, बल्कि आदर्शों की जटिल राह की ओर जाता है। प्रेम तो वैसे भी बहुआयामी दृष्टिकोण का स्वामी होता है। प्रेम की परिभाषा व्यक्ति के स्तर पर और समाज के परिवेश के स्तरों पर परिवर्तित होती रहती है। प्रेम के अनेक रूप हैं। कहानी में प्रेम का वर्जनात्मक रूप बना ही रहता है। उनका जीवन जस का तस रहता है। लक्ष्मा और गोसाई का कोसी के घटवार पर पुनर्मिलन होना नीरस और उद्देश्यहीन हो जाता है। जीवन अपने ढर्रे पर चलता है। यह कहानी परंपरा और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति द्वंद्व दर्शाती हुई नवीनता के को स्वीकार का आग्रह प्रस्तुत करती है, क्योंकि उनके मिलने या ना मिलने का द्वंद्व तो हमारे मन में चलता है। यहाँ परंपरा से विद्रोह भी हमारे मन में चलता है। दोनों पात्र इस भाव से अछूते ही रहते हैं। इस कहानी में व्यक्त प्रेम लक्ष्मा और गोसाई का प्रेम द्वंद्व की विशेषता को दर्शाता है। हमारे मन पर परंपराओं के प्रति विद्रोह जगा जाती है ये कहानी, परंतु इसके पात्र अपना अपना सामान्य जीवन जीते हुए प्रेम के दर्शन भी करा जाते हैं। जिसमें यथार्थ दृष्टिकोण से देखें तो इसमें लक्ष्मा और गोसाई के प्रेम की मौत के द्वारा लेखक ने यथार्थगत मौलिकता
की रक्षा की है, क्योंकि यदि इनकी परिस्थितियों में बदलाव होना भी चाहिए तो हमारे समाज में होना चाहिए, ना कि इस कहानी के अंत के द्वारा। शेखर जोशी की इस कहानी में समाज को बदलने की छटपटाहट हमारे मन के अंदर घुमड़ती है। यही कहानी की सार्थकता भी है। तो आइए करते हैं शेखर जोशी की इस अद्भुत कहानी का पाठ, जिसका नाम है कोसी का घटवार। अभी खप्पर में एक चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था, खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का चला गया। कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान ही नहीं है। अन्य वर्षों तक अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के किनारों किनारों के घट महीनों से बंद पड़े हैं। कोसी के किनारे गोसाई का एक घट अर्थात आटा पीसने की चक्की, इसे ही घटवार कहा गया है, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात सुनाई नहीं देती थी। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो यहाँ बात सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गोसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना आए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फरलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद कर दिया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर खड़ा हुआ, बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सिर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गोसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, है हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोद कर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खस्सर खस्सर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टक्कर कर रही थी। चिच्चर चिच्चर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप नहीं कि चड़िया भी नहीं बोलती थी। किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर भी नहीं।
सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही तो हो जाता मुझे। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसी किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का, जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को मोड़ गुसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग भी गया, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की ये शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सिलवटों को ठीक करते करते गोसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बीती बातों की याद करके गोसाई सोचने लगा, इस पैंट की बदौलत ये अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली, नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था। फिर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात उसे याद आती है। कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रॉस, खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा करके फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था, तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बैठने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। कल के शर्मीले गोसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था लोगों में। पर गोसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी, वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कट्टिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका था। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर। वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की चीना झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गोसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या ऐसा ही कुछ कहा था। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। जिसके आगे पीछे कोई भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। उस साल उसकी शादी थी।
खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी बहुत खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की ही है, लक्ष्मा। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई गई थी उसकी। मलेरिया प्रिकॉशन ना करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साल साला एडजुडेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जाकर कराकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ है। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन के संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए, गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलेंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा है। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा है। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गोसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध सूनापन। एकाएक गोसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही है। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वे बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गोसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट 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 का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथाने की चिच्चर चिच्चर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई पड़ रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पार्ट की घिसटती हुई घबराहट का हल्का धीमा संगीत का स्वर चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गोसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा था। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर जाने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गोसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई पड़ रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गोसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई ना टाल पाया।
उत्तर देना ही पड़ा। उसने दबे-दबे स्वर में कह दिया, स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय-विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दबी सी आवाज में कहता है, यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही। उसने दबे स्वर से कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाते हुए उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच गई थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती सी आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है। यह केवल उसका भ्रम है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। क्षण भर लक्ष्मा रुकी और फिर घट की ओर लौट गई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका ना देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की इच्छाओं में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर आकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गोसाई बैठा था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसके निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें। घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। अजाज संतति के प्रति अनजान संतति के प्रति आशीर्वचनों की गुसाई ने मन ही मन में विनोद के रूप में ग्रहण कर लिया। इस कारण उसकी मनस्थिति उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कह दिया, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति है। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी। तो भी लक्ष्मा का मन इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने को हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखी जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो कि जो उसके सामने बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम? जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी। शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था। वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया है। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गोसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया था। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ अर्थात सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा।
अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज लक्ष्मा अचानक आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिसे वह उसे कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जिठानी ने किसी तरह पिंड छुड़ा करके यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह मुझे छोड़ के चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। जी, बाबा की जायदाद पर उनकी आंख लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपने गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाडिम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी रही। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते हैं। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल? लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छन कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गोसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छांव में, कहता हुआ गोसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं नहीं नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ दूसरी ओर देखने लगा। घाट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में डाल दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गूल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह करके कह गया, चाय का टेम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफी समय बीत गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुंच गया है। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क भी दिया, चुप रहे, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मेहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में एक दो बर्तन और ले लिए थे। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक एल्यूमिनियम के मसेटिन में गोसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर लटका टिका कर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसका कर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई मना नहीं कर सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों से या स्वयं उसके हाथों से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो जाता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया था। किसी काम
से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तनों डब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और आटे सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गोसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टेम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसने चेष्टा जो की है वो अनधिकार है। ना ना जी, मैं तो अभी घर से खाकर ही आया है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। आई, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका मन संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरे कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। इसी कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे का नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी मां की ओर देख रहा था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया। मर! अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपनी लच्छन दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोते खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरा भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए ये रख ले, मेरे पास अभी और है। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब से थोड़े ही कह रही थी। ये तो बात चली थी, तो मैंने कह दिया। कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मण का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा? किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के स्तर के बावजूद लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। पेट का क्या है? घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा की मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टिन में से 2-2.5 सेर करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाक दी।
शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वे एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर टिटक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे झिझक हो रही थी, अटक अटक कर बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आशंका उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहर से झगड़ा निपटा कर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। मैं उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज आ रही थी। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, निस्तब्ध। तो ये थी शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार। नमस्कार।